सेहत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर पवन शर्मा, जो कि शहर के जाने माने मनोवैज्ञानिक हैं। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। वो है विवाह पूर्व तैयारी, एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। डॉक्टर पवन शर्मा, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। डॉक्टर पवन शर्मा, हमारे देश में विवाह एक संस्था है और इसे एक पवित्र बंधन माना जाता है। लेकिन वक्त के साथ साथ हम देख रहे हैं कि ये जो पवित्र बंधन है कहीं ना कहीं खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है। और आज की जो युवा पीढ़ी है, बात तो की जाती है कि 7 जन्मों तक का साथ है, लेकिन जिस तरह से हमारे जो परिवार न्यायालय उसमें लगातार जो मुकदमे हैं उनकी संख्या बढ़ रही है और हम आसपास देख भी रहे हैं कि बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। विवाह के लिए कहा जाता है कि आपका जीवन साथी मनपसंद होना चाहिए और लोग काफ़ी समय भी लगाते हैं, लेकिन कई बार चट मंगनी पट ब्याह भी हो जाता है और कई बार बहुत जल्दबाजी में भी शादियां होती हैं। बिल्कुल। कई बार लंबे समय बाद होती हैं, लेकिन उनका हश्र भी हम ऐसे ही देख रहे हैं जी। तो क्या कारण मानते हैं कि मनोवैज्ञानिक होने के कारण? जो आपने परिचय दिया है शादी का पवित्र बंधन के नाम से, समस्या वहीं से शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां पर पवित्रता शायद कम हो जाती है लेकिन बंधन ज्यादा जोरदार होता है। और ये बंधन एक ऐसी चीज है जो कि हमारे मानसिक पटल पे पहुंचते ही हमारी सारी आजादी को खत्म कर देती है। और बस यहीं से शुरुआत शुरू हो जाती है कि जिसमें लगता है कि हमारी सारी इच्छाएं, हमारी सारी ज़रूरतें, हमारा करियर, हमारी लाइफ, एक तरह से हम मानने लगते हैं कि हम इसको कहीं ना कहीं आहुति दे रहे हैं या हमसे छूट जाएगी और अब हम जिम्मेदारियों में बंध रहे हैं। और ये बंधन के लिए तैयार ना हो पाना या तैयारियां पहले से ना करना, बस यहीं से समस्या शुरू हो जाती हैं। जिस तरह से लोग देखते हैं आपके कहीं ना कहीं कोई कॉम्पिटिशन का एग्जाम दे रहे हैं या कोई नौकरी दे रहे हैं, इंटरव्यू करते हैं, उसके लिए वो पहले बहुत सारी तैयारियां करते हैं। और ये जीवन का एक बहुत बड़ा पहलू है जहां पर आप किसी नए लोग से मिलने जाते हैं, उनके साथ पूरे जिंदगी भर का समझौता करते हैं। अगर हम कुछ ग्राउंड रूल्स बना करके उसकी तैयारी करें तो यकीनन ये चीजें हमारे लिए ज्यादा आसान होंगी और ये बंधन हमारे लिए बंधन ना होकर के एक अच्छा एसोसिएशन हो जाएगा, एक अच्छा जुड़ाव हो जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं 1 और 1 11 हो सकते हैं। जी, विवाह हुआ है, इसका मतलब हमने एक दूसरे को स्वीकार किया है और तमाम कमियों के साथ, क्योंकि परफेक्शन हर कोई चाहता है। जी बिल्कुल। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कुछ ना कुछ कमियां हर किसी में होती है, क्योंकि हर किसी की अपब्रिंगिंग, हर किसी की जो ग्रोथ है वो अलग तरीके से होती है, अलग परिवेश होता है। जी बिल्कुल। उसके जो पारिवारिक संस्कार होते हैं वो अलग होते हैं। जी बिल्कुल। तो हमें लगता है कि समायोजन ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम उसको आज़ादी ना माने, हमें समायोजन करना है, ये शायद महत्वपूर्ण होना चाहिए। हाँ, ये मानना चाहिए कि हमें एक दूसरे को परिपूर्ण, दूसरे की कमियों को हम पूरा करेंगे। जिस तरह से आमतौर पे देखते हैं आप, हमारे यहाँ पे रीति है कि जब शादी होने लगती है तो पंडित कुंडलियां मिलाते हैं, उनमें से गुण मिलाए जाते हैं कि दोनों के गुण कौन से एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। उसके बाद भी ये नहीं पता चलता है कि कब कब घर में बर्तन बजेंगे। तो बेहतर होगा कि अगर हम अपने दोनों ही लोग मूल्य और विश्वास, अगर ये दोनों को जोड़ लें तो आसान होगा। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, यदि एक लड़का कहता है कि मुझे शादी करनी है और मुझे अपना एक जीवन साथी चाहिए जो कि मेरे माँ बाप को ध्यान रखे, घर के कामों को मदद करे और हमारे घर आने पर हमारे लिए एक सहयोगी की तरह से काम करे। और वहीं ये लड़की सोचती है कि कैसे मैं जब शादी करूं और अपने माँ बाप के थोड़े जो नियम बंधे हुए हैं उनसे मैं आजाद हो जाऊंगी और एक संपूर्ण जीवन जीना शुरू कर दूंगी, मेरे अधिकार बच जाएंगे। तो दोनों करना तो शादी ही चाहते हैं, लेकिन दोनों के मूल्य अलग हैं और दोनों के उसको लेकर के बिलीफ और विश्वास अलग है। तो यकीनन दोनों शादी तो करेंगे, लेकिन उससे वो अपनी जरूरतें कुछ और बनाएंगे। आपने मूल्यों की बात की, तो मूल्यों का टकराव एक बड़ा कारण है। बिल्कुल। अब हम जानना चाहते हैं कि आमतौर पर विवाह के बाद हम देखते हैं कि जो पारिवारिक तालमेल है उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाती है और वो विवाह के दिन से ही आरंभ हो जाती है। बिल्कुल। जैसे कि जो तय हुआ था लेन देन, बारातियों का स्वागत और ये सब चीजें, एक अगर उसमें किसी तरह की कोई कमी रहती है तो वहीं से आपसी तालमेल बिगड़ जाता है। पहले जो समधी हैं उनके बीच विवाद होता है, फिर वो बच्चों तक आता है और फिर बातें आगे बढ़ती रहती हैं। जी बिल्कुल। तो पारिवारिक तालमेल जरूरी है। पारिवारिक तालमेल के लिए पारदर्शिता जरूरी है, क्योंकि जब ये संबंध बढ़ने लगते हैं तो हम लोग पारदर्शी ना होकर के कुछ आडंबर दिखाते हैं एक दूसरे को कि हम किसी से कम नहीं है, हम बड़े ज्यादा हैं। उस बड़े में हम लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे से उम्मीदें बढ़ा देते हैं और वो उम्मीदें ऐसी होती हैं जो कि यकीनन झूठ की नींव पे रखी होती हैं। और जब वो समय आता है
है, निभाने की बात आती है तो समस्याएं वहां पे अपना रंग लेने लगती हैं, और जहां मैं और तू बात करेंगे वहां पे समस्या ज्यादा होगी, बजाय अगर हम कहें तो ज्यादा आसान होगा। मैं आपसे आपके माध्यम से ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी नव दंपत्ति होते हैं, अगर माँ बाप उनको ये बताएं कि हम दो लोगों को ना जोड़ करके दो परिवारों को जोड़ रहे हैं, तो यकीनन इसको लेकर के हमारा परिवेश बदल जाएगा, हमारा परिप्रेक्ष्य बदल जाएगा, और एक बहुत ही ज्यादा कोरिलेशन जैसी एक भावना आ जाएगी कि एक दूसरे की सहभागिता देने वाली बात जो आपने अभी कही थी। जी, यानी जो शादी का उद्देश्य है वो स्पष्ट होना चाहिए। जी बिल्कुल, पारदर्शी होना चाहिए। अब आम तौर पर देखा जाता है कि एक दूसरे के प्रति विवाह तक तो बहुत आकर्षण रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो घटना आरंभ होता है। तो ये स्वाभाविक भी है क्योंकि नई जिम्मेदारियां आ जाती हैं, लेकिन प्यार घटना नहीं चाहिए, तो बरकरार रहना चाहिए। आप क्या कहेंगे? हमारे मनोविज्ञान में इसको खासतौर से कहा जाता है कि जो आप आज के दिन में हैं, ये आपकी प्रेजेंट स्टेट है, यानी ये वर्तमान दशा है, और हम शादी करना चाहते हैं एक अपनी डिजायर स्टेट के लिए, यानी एक मनोवांछित दशा के लिए। और जब हम वो शादी हो जाती है तो वो शादी हमारी वर्तमान दशा बन जाती है। उसके लिए हमें चाहिए कि अब हम एक नई दशा फिर से क्रिएट करें, यानी जैसे ही हम वर्तमान दशा में अटके रहते हैं, ये हमारे लिए ज्यादातर परेशानियां, दिक्कतें, उतावलापन और उदासी पैदा करती है, जिसको हम कहते हैं अगर हम प्रेजेंट स्टेट से डिजायर स्टेट में जा रहे हैं तो हमारी डिजायर स्टेट आज की तारीख में अब प्रेजेंट स्टेट बन जाएगी। तो यकीनन जो नव दंपत्ति है उनको शादी में जुड़ने के बाद नए लक्ष्य बनाने चाहिए कि हम जुड़ करके अब और नया क्या चीज करेंगे। तो उससे उनकी शादी में दोनों की रोमांचकता बढ़ जाएगी, दोनों की सहयोगिता और बढ़ेगी, और नए गोल को पाने के लिए वो अपना योगदान भी देंगे। यानी आप कहना चाहते हैं कि शादी के बाद का जो लक्ष्य है वो स्पष्ट होना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर पवन शर्मा, आमतौर पर यह भी देखा जाता है कि शादी के बाद यदि कोई दोस्त है या सहेली है शादी के पहले की, जी, तो वो समस्या बनती है और शादी के बाद वो दुश्मन बन जाते हैं, ऐसा भी देखा गया है। इसके पीछे क्या कारण है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बोली और बहुत अच्छे शब्दों का भी इस्तेमाल करा। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो लोग शादी से पहले जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ, यकीनन उनके पास एक दूसरे के अच्छा दिखाने के लिए, एक दूसरे से अच्छा बनने के लिए, जुड़ाव के लिए नए नए टूल होते हैं, नए नए औजार होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए। और जब वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, उसके बाद ये होता है कि अब तुम्हारे अंदर कुछ आकर्षण के लिए बचा नहीं, तो वो आकर्षण ना होना वो उनके लिए समस्या पैदा करता है। बेहतर ये होगा कि वहां पर अगर वो एक दूसरे की गुणवत्ता, जो भी उनके गुण हैं, उनको थोड़ा सा बढ़ाते चलें, और बढ़ाते हुए उनको सम्मान की तरह से कई लोगों में मिलाएंगे। कई बार आप देखेंगे कि नव दंपत्ति जब एक दूसरे से अपने रिश्तेदारों से मिलाते हैं तो मजाक मजाक में वो उनका मजाक उड़ाने लगते हैं, अरे ये तो ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, और ये एक शर्मिंदगी वाली बात हो जाती है किसी भी वर या वधू को उसके अपने ससुराल पक्षियों के सामने। और इससे उनको लगता है कि उनकी इज्जत घट रही है, और वो इज्जत घटते ही वहां से क्लैश होना शुरू करते हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ था, और वो दोषारोपण अपने ही जीवन संगनी को देना शुरू कर देते हैं। बस इसके बाद से वो दुश्मनी ऐसी बढ़ती है कि हर छोटी छोटी चीजों में जहां पर भी उनको लगेगा कि उनका इज्जत या ईमान थोड़ा सा कम हो रहा है, उसका कारण वो अपने जीवन साथी को ही बना देते हैं। डॉक्टर पवन शर्मा, ये भी कारण हो सकता है कि हमारे सामने अच्छे उदाहरण नहीं होते कि देखिए इनकी शादी हुई, कितने अच्छी तरह से रह रहे हैं परिवार के साथ, माता पिता के साथ, और एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तो अगर ऐसे उदाहरण हमारे आसपास हों और उनसे हम कुछ प्रेरणा लें तो शायद हम भी अच्छा कर पाएं। ये मैं आपको बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा कि आमतौर पर देखिए कि हमारे सिनेमा जगत और हमारे आसपास प्रेम कथाओं से भरी हुई मूवी बहुत आ रही हैं, बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें दिखाया जाता है कि लड़का लड़की प्रेम कर रहे हैं और उस प्रेम को पहुंचने तक वो हर हद को पार कर लेते हैं, और आखिरी में उनकी शादी होती है, और वहीं पर आप देखेंगे कि चित्रपट पे आ जाता है लिख करके द एंड, यानी समाप्त। उसके आगे का उनको किस्सा नहीं पता है। तो यकीनन उन्होंने रोल मॉडल तो बना रखा है लोगों को कि हमें शादी करनी है, लेकिन उसके बाद के उनको रोल मॉडल नहीं मिलते कि हमें फॉलो किसको करना है। तो इसके लिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि वो जरूर अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदार, अपने बड़े भाई बहन, अपने ही सगे संबंधियों को देख सकते हैं कि शादी के बाद उस प्रेम कथा को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि अब वो प्रेम कथा जिम्मेदारी कथा के साथ में जुड़ते हुए एक दूसरे का लगाव बन जाता है। जी, आपने फिल्मों की बात करी जहाँ दी एंड हो जाता है, लेकिन हमारे जो धारावाहिक है विभिन्न चैनलों में, उनका तो कोई अंत ही नहीं है डॉक्टर पवन शर्मा, और वो लगातार कहानियां बढ़ती रहती हैं और वो बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही हैं हमारे समाज को। ये मानविक स्वभाव है सर कि हम लोग क्या करते हैं, दूसरों की परेशानियों में ज्यादा मजा लेते हैं, और इसी वजह से ये जो धारावाहिक है आप देखेंगे कि जब तक उनमें शादी नहीं होती है मुख्य किरदारों की, या मुख्य शादी होने के बावजूद भी क्या क्या समस्याएं आती हैं, सिर्फ वही उठते हैं बजाय समाज को एक अच्छे संदेश देने के लिए। तो हमारे पास जब उदाहरण ही नहीं है, हमारे पास रोल मॉडल ही नहीं होंगे, तो हम वही चीजें सोचेंगे और वही समझेंगे। हमारे पास ऐसे कई केसेस आते हैं जिनमें कि आमतौर पर अगर पति पत्नी प्यार करते भी हैं तो भी वो पति आकर के हमसे शक में कहता है, मुझे शक है कि कोई ना कोई ऐसी बात है कि पत्नी मुझसे छुपा रही है, आजकल वो मुझसे प्रेम ज्यादा दर्शा रही है।
तो यानी प्रेम ज्यादा दर्शाना भी उसके लिए शक के दायरे में आ रहा है, बजाय कि उसको खुशी हो। परिवार के सदस्यों का दखल, अन्य सदस्यों का दखल, जी। ये भी एक बहुत बड़ा कारण माना गया है और हम देख भी रहे हैं कि इसका दुष्प्रभाव सामने आता है। जी हाँ, मैं आपके बातों से ये भी बात बोलना चाहूंगा कि हर माँ अपनी बेटी को ये जरूर सिखाती है कि कैसे पति को काबू करना है, और हर बेटे को ये बताती है कि कैसे तुम्हें अपनी बहू को काबू करना है। यानी देखिए, जब शिक्षा भी मिलेगी तो वो कितनी कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। वो एक दूसरे के साथ जुड़ना नहीं बता रहे हैं, वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि तुम्हें एक दूसरे दबना नहीं है, उनके ऊपर रूल कैसे करना है। तो ये वाली जो भाषा चलती है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे शादी के बाद नव दंपति, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो अपने साथ में अपने रिश्तेदारियों से भी मदद मांगने लगता है कि हम ऐसे में क्या करें। और वो जो उनको रेफरेंस मिलता है वो अपनी सोच के हिसाब से नहीं, वो रिश्तेदार अपने जीवन के हिसाब से बताते हैं, और यकीनन उनको कहीं ना कहीं इसका मनोरंजन भी आता है कि अब इनकी लाइफ में देखते हैं क्या हो रहा है। तो बेहतर ये होगा कि अगर पति पत्नी ही आपस में संवाद करें और कोई भी समस्या हो, अगर वो आपस में डिस्कस करेंगे, आपस में ही हल देखेंगे और एक दूसरे की सलाह का इवन इज्जत देंगे कि हाँ तुम्हारे परिप्रेक्ष्य से ये सवाल है, ये जवाब है, तो यकीनन आपको रिश्तेदारों तक जाना ही नहीं पड़ेगा और उसमें बेवजह के कुछ और ज्यादा मुद्दे उठेंगे भी नहीं। डॉक्टर पवन शर्मा, आजकल हम देख रहे हैं कि जो नव दंपति हैं दोनों ही कामकाजी हैं जी। तो जो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ है उसमें तालमेल वो नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए कुछ सलाह दें कि इसमें दोनों के बीच एक तालमेल होना चाहिए, तब जाके गाड़ी आगे चलेगी। जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह के हमारे पास कई केसेस आ रहे हैं जहां पर मियाँ बीवी दोनों ही प्रोफेशन है, और लेकिन पर्सनल लाइफ में उनके पास आपस में बहुत ज्यादा कलह है, आपस में लड़ाई है, झगड़ा है। तो हम उनको बहुत साफ सी चीज बताते हैं कि प्रोफेशनल फील्ड पर वो जो भी पोजीशन रखते होंगे, यकीनन उस इंस्टीट्यूट को वो अच्छा रखने के लिए अपने सहयोगियों के साथ ठीक से काम करते हैं और अपनी अपनी जिम्मेदारियां बटी हुई हैं। लेकिन उनका जो घर है, वो इंस्टीट्यूशन, उसके कोई रूल्स और नियम कुछ है ही नहीं, और वहां पर उनके रूल्स उनको पता ही नहीं है। और जब रूल्स नहीं पता है तो यकीनन किसी का कुछ निर्धारण नहीं है कि कौन क्या काम करेगा, क्या नहीं करेगा। और जो उनकी पहचान है वो खास तौर से आप देखेंगे कॉर्पोरेट में उनकी जो पद की है, वो उस पद को ही लेकर के कैरी करते हुए अपने घर तक आते हैं, और उस पद को ही लेकर के वो पूरे घर के लोगों के साथ वैसा बर्ताव करते हैं, पेश करते हैं। तो वो घर में आकर के भी अगर अधिकारी ही बने रहेंगे तो यकीनन उनको कर्मचारियों की जरूरत होगी, रिश्तेदारों की जरूरत नहीं होगी। तो ऐसे में क्या होता है कि जब कोई रिश्तेदार अगर उनको जवाब देने लगता है तो वहां पर उनकी कलह की बात आ जाती है और झगड़ा होना शुरू होता है, क्योंकि ऑफिस में उनको जी हुजूर, यस सर, यस मैडम सुनने की आदत होती है। जी, तो जो कार्यालय में आपका व्यवहार है और घर में व्यवहार, इसमें अंतर हमें रखना होगा। जी। जैसे हमने बात की, कई बार विवाह एक्सीडेंटली हो जाते हैं जी। और इसी तरह से जो मातृत्व है ये भी एक्सीडेंटली होता है, बिल्कुल। उसके लिए किसी तरह की प्लानिंग नहीं करते हैं हमारे देश में लोग, और फिर वो शादीशुदा जिंदगी और शुरुआती दौर में ही अगर गर्भ धारण कर लिया तो फिर सारी चीजें गड़बड़ाती चली जाती जी, है। बिल्कुल। तो जैसे हम विवाह पूर्व तैयारी की बात कर रहे हैं, वैसे ही अगर मातृत्व के लिए भी एक तैयारी हो बहुत तो अच्छी शायद बात वो सबके लिए बेहतर हो सकता है। बहुत अच्छी बात आपने बोली। देखिए, कोई भी लड़का और कोई भी लड़की बच्चा पैदा कर सकते हैं, लेकिन माँ बाप बनना एक बिल्कुल ही अलग बात है। और माँ बाप बनने के लिए आपको अपने त्याग को लेकर के बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, चाहे वो आपका समय हो, चाहे आपका प्रोफेशन हो, चाहे आपकी स्वास्थ्य हो, चाहे आपकी इच्छाएं हो, चाहे कुछ भी हो। यानी अब आप जो जीते हैं वो अपने लिए नहीं, वो अपने एक बच्चे के लिए पैदा होते हैं, जैसे उनके लिए जीते हैं। तो आप देखेंगे कि अभी आजकल के जितने भी युवा हैं वो हर बार ये बात बोलते हैं, अरे बच्चा हो गया तो क्या हम कॉम्प्रोमाइज कर लें, हम अपनी इच्छाएं खत्म कर दें। ये चीजों के लिए वो तैयार ही नहीं है कि हमें भी अपनी इच्छाएं खत्म करनी पड़ेंगी, क्योंकि अब जो बच्चा आया है वो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है, ना कि परिवार की। तो वो परिवार की बात सुन करके या कह लीजिए रोमांच में बस वो बच्चा पैदा तो हो जाता है, लेकिन माँ बाप अभिभावक का रूप लेना, उनका बनना, वो एक आइडेंटिटी और उनकी ड्यूटी शायद उनको रियलाइज नहीं हो पाती है। इस वजह से आप देखेंगे कि आजकल के बच्चे, ज्यादातर लोग परिवार में किसी ना किसी बड़े के साथ या क्रैश के साथ या किसी ऐसे अभिभावक को देख रेख की जरूरत में जा रहे हैं। डे केयर इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सोचिए उनको संस्कार क्या मिल रहे होंगे। जब उनको संस्कार भी इस तरह से मिल नहीं रहे होते हैं तो वो परिवार का मॉरल भी उनके साथ जुड़ाव नहीं होता है। और कल यही माँ बाप शिकायत करते हैं कि बच्चे हमसे जुड़ाव नहीं रखते हैं, वो सिर्फ खर्चा मांगते हैं और अपनी जरूरतें पूरी कराते हैं। तो उनके लिए माँ बाप एक तरह से सिर्फ एटीएम का काम कर रहे होते हैं। यदि हम बात करें सोशल मीडिया की, तो हमारी जो पल पल है वो उसमें दर्ज हो रहा है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे इंस्टाग्राम है, और लगातार स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है। बिल्कुल। और संपर्क भी बहुत तेज हो गया है, जी। चाहे वो लड़की का अपने मायके से, अपनी माता से जी। या और परिवार के अन्य सदस्यों से, ऐसे ही
पुरुषों का भी है जी। तो उसमें क्या होता है कि एक छोटी सी घटना घटती है और तुरंत वो दूसरी जगह पहुंच जाती है, दूसरे पक्ष में। ये खतरनाक है। देखिए, जो मानविक स्वभाव है वो ये है कि हम लोग ज्यादातर समझने के लिए नहीं सुनते हैं या देखते हैं, हम सीधे सीधे जवाब देने के लिए सुनते हैं या समझते हैं। हम अगर कोई भी चीज सुनते हैं या देखते हैं तो उससे जुड़ी जो भी सूचना हमारे पास होती है या संज्ञान होता है, हम फटाफट जाहिर कर देते हैं। तो ऐसे ही जब भी कोई अपनी तस्वीरें देखता है किसी की, तो वो पहले ही जो मन में उसके खटका आता है, जो संदर्भ उसके पास होता है, उस संदर्भ के हिसाब से वो फटाफट वहां पे जवाब दे देता है। और इस जगह पर हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो भी लोग अपने जीवन जीते हैं, यकीनन सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा टूल है लोगों से जुड़ने का, समझने का, लेकिन आपके निजी पल और खास तौर से जो आपको याद रखने वाली चीजें हैं वो आप अपने मस्तिष्क में ही रखें तो आपको फायदा होगा। क्योंकि आज के जमाने में आप देख रहे होंगे कि अच्छी चीजें पेन ड्राइव में हैं और बुरी चीजें लोग दिमाग में रखे हुए हैं। तो बेहतर होगा कि आप अच्छी यादें अपने दिमाग में रखें और बुरी चीजें हों तो उनको आप हटाएं। और ऐसी जरूरी नहीं है कि आप जिस जगह भी जा रहे हो वहां पे सारी चीजें आप फोटो ही खींचें। आप अपनी आंखों से उन जगह का अनुभव लें, अपने साथ का अनुभव लें और अपने साथी को इन चीजों को जताएं कि हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि हम जो एंजॉय करते हैं वो जगह नहीं करते हैं, हम वो क्षण यानी मोमेंट्स करते हैं, और किसके साथ हैं हम मोमेंट में वो हमारे लिए यादगार होता है, न कि उन जगह की चीजें। डॉक्टर पवन शर्मा, अंत में हमारे श्रोताओं को बताएं कि एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारा क्या दायित्व है कि जब हम कभी ऐसे नव दंपतियों को देखते हैं तो उनके लिए हमारी क्या भावना होनी चाहिए? हमें उनको मिलाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि तोड़ने का। बेहतर तो यही है कि जब भी कभी आपको ऐसी कभी समस्या से अवगत हो कि कोई भी नव दंपति इस तरह के संबंधित मसलों में हैं, फंसे हुए हैं, तो उसका एक सकारात्मक पहलू सबसे पहले नजर में रखें और नॉन जजमेंटल होकर के, चाहे हो सकता है आप लड़के की तरफ हो या लड़की की तरफ हो, आप नॉन जजमेंटल होकर के उस घटना को देखें, एक बिल्कुल भी एक पूर्व धारणा लिए बगैर, और तब आप ये बताएं कि वो कैसे बेहतर हो सकता है इनके रिश्तों को और मजबूत बनाने के लिए। और यदि आप उसमें कोई योगदान दे सकते हैं तो दें, और अगर आपको लगता है कि आपका योगदान उसको और कहीं खटास पैदा कर सकता है तो बेहतर होगा कि उस सीन से आप दूर रहें। बस सलाह जरूर दे सकते हैं, लेकिन उसमें अगर आपका बहुत अति इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो यकीनन वो चीजें बेहतर से ज्यादा बदतर हो सकती हैं। तो डॉक्टर पवन शर्मा, आपने बहुत ही बेहतर ढंग से बताया कि यदि विवाह जैसी संस्था को हम बचाना चाहते हैं, इस पवित्र बंधन को सकारात्मक रूप से समझने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि हमारे विवाह बचेंगे तो परिवार सुदृढ़ होगा, परिवार सुदृढ़ होगा तो आगे हमारा समाज बहुत मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा तो देश में खुशहाली आएगी। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जिस घर में भी शादी होने वाली हो, तो अगर नव दंपतियों को जितने भी रिश्तेदार हैं, अगर वो अपनी तरफ से एक बात ये बताएं कि उन्होंने अपने रिश्ते बचाए रखने के लिए क्या क्या करा है और क्या क्या उन्होंने अपने जीवन में झेला है और क्या क्या त्याग करे हैं, तो यकीनन ये नव दंपतियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा और वो देख सकेंगे कि हाँ, हमें भी अपना रिलेशन इसी तरह से इनके साथ कई सालों तक बनाए रखना है। और अगर उन्होंने ये चीजों को त्याग करा है तो उनसे इनके जीवन में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि और ज्यादा वृद्धि हुई है। डॉक्टर पवन शर्मा, आज आप इस कार्यक्रम में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत आपके साथ हुई। आपका स्टूडियोज में आने पर बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।